फिल्मों के ऊपर 2-4 टॉपिक्स हैं जिसपे सब लोग अपनी राय प्रकट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इरफान साहब को। इरफान साहब आइए। आप सब इनसे वाकिफ होंगे, आपने राज्यसभा टेलीविजन का गुफ्तगू प्रोग्राम सबने देखा होगा। इरफान और मैं हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ में थे, एक ही बैच के। बैठिए प्लीज। अभी सुधीर भाई, सुधीर मिश्रा साहब, हम सब इनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं। सुधीर भाई कहीं बैठ जाए। सुधीर भाई, नंदिता दास जी, आप सब ने इनको एक्टिंग करते हुए देखा होगा, इनकी फिल्में देखी होंगी, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं। नंदिता प्लीज। शुतुपा मेरी दोस्त हैं, बहुत बड़ी फिल्म की राइटर है, बहुत फिल्में लिखी हैं। और कौसर बहुत नामचीन, बहुत ही कामयाब लिरिसिस्ट हैं हिंदी सिनेमा की। ये सेशन जो है हमने डेडिकेट किया है इलाहाबाद के दो, मतलब एक कपल को, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बहुत जिनका योगदान है, फरीद काज़मी और निखत काज़मी। निखत काज़मी जी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिव्यूअर थी, फरीद भाई ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। उनके बारे में 2 शब्द कहने के लिए मैं अपने दोस्त संजय खंडूजा को बुलाऊंगा। संजय प्लीज। Thank you, Tishu. Just introduction of Fareed Kazmi and Nikhat Kazmi. Nikhat Kazmi ji was in Allahabad. She wrote her first play, If Shakespeare Was a Gun. It was staged in the university in 1983. That's 41 years back. And fortunately, Tishu and myself, we were both in the cast there. So I have very, very fond memories of Nikhat ji, of the script, and of course of Tishu, and being together. She started reviewing films for the Times of India way back in 1987. And she has written a few books. One of them is called Aya in the Soul, Bollywood's Angry Years. And the other one is The Dream Merchants of Bollywood. So she had a very prominent voice. And one of her remarks is always remembered, where she said, audiences are no longer shy of admitting shades of grey in our celluloid heroes. So this is something that she said which has stayed on. Her better half, Mr. Fareed Kazmi, he was in the political science department in the Allahabad University, and he went on to become the head of the department. And he brought 2 fields together. One was films and one was politics. So he has written books. I'll read out the names of some of them. The Politics of India's Conventional Cinema. So he got politics in the cinema and he got them together in his works. And he also wrote a book called Sex in Cinema. So controversial issues, and he stayed on with us, and now both have left us, so we dedicate this session to the memory. Thank you. हमारा ये सेशन मुख्य रूप से 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमेगा, और हो सकता है कि वो किसी ऑर्डर में नहीं बल्कि क्रिस क्रॉस ढंग से भी ये विषय आए। एक मुद्दा ये है कि क्या भारत में मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लिए कोई जगह बची है या नहीं, और दूसरा विषय होगा सिनेमा की भाषा, उसमें शुद्धता और भ्रष्टाचार का एक मुद्दा, और तीसरा विषय है हिंदी सिनेमा और लिटरेचर, क्या कभी साथ साथ हाथ मिला के आगे बढ़ पाए कि नहीं। तो सबसे पहले हम सुधीर भाई आपसे पूछेंगे, ये जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा की बात होती है, जिसके लिए आप लोगों ने जिसे कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्या सचमुच आज की जो स्थितियां हैं, आज के जो हालात हैं, उनमें
मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लिए कोई जगह बची है कि नहीं, आपकी क्या इस पर राय है? किस तरह की फिल्में बनेंगी वो निर्भर करता है फिल्म मेकर्स पर। वो आपके अकबर अलाहाबादी थे, कहते थे शेर अकबर में कोई कश्मो करामात नहीं, दिल पे गुजरी है और कोई बात नहीं, है ना। अंदर से जो बात निकलेगी फिल्म मेकर के, अपनी फितरत के हिसाब से जो फिल्म, लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड अपनी फिल्मों को कुछ एजेंडा में किसी तरीके से, कुछ एक कमर्शियल उसमें फिक्स करना चाहते हैं, वो होता नहीं है, वो अंदरूनी मामला है थोड़ा। तो अगर फितरतन आप मिडिल ऑफ द रोड हैं, जैसे कि ऋषिदा थे, है ना, तो आपकी फिल्में बनेंगी वैसी। एक तरह का तबका था जो ज़माने में जो बैल्कनी क्लास जिसको बोला करते थे आप, तो वो जो थे वो आनंद गुड्डी, नमक हराम, बासु में हमारे बड़े चाचा वगैरह थे जो बासु भट्टाचार्य, ये लोग उस तरह की अनुभव, इस तरह की फिल्में, अभिमान, ये सब बनती थी उस ज़माने में। वो एक तबका था जो देखता था। दे वर नॉट द मास फिल्म्स बट दे मेड, वो एक बजट में रहते थे। वो एक्टर भी जो बड़े बड़े होते थे उस ज़माने में, वो ऋषिदा के लिए कम पैसों में काम करते थे। ऋषिदा जो थे वो, जैसे कभी भी अब हम लोग बोलते हैं ना, आजकल के फिल्म मेकर बड़े स्टॉक कैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 लाख फीट, ऋषिदा ने कभी 28-30 हज़ार से ज़्यादा फुट इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना। तो एक किफ़ायत से फिल्में बनाते थे। उस बजट में रह के उनकी फिल्में उतना पैसा कमा लेती थी जितना NN सिप्पी साहब ने लगाया होता था। NC सिप्पी साहब ने ज़्यादातर उन्होंने प्रोड्यूस की होती थी और वो फिल्म बनती थी और लोग देखते थे। वो एक, अब वो शायद हाँ, वो ऑडियंस शायद OTT पे चली गई। अगर भव्य ना हो सिनेमा, अगर ज़रूरी हो थिएटर में जाना, तब लोग शायद थिएटर में जाते हैं। और ऊपर से हमारे जो मिडिल क्लास है और जो फिल्म मेकर्स, जो सो कॉल्ड फिल्म बफ्स हैं, वो बहुत ही आलसी हैं और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़, तो वो जाते ही नहीं है। तो रोज़ सुबह उठ के अनुराग कश्यप की तारीफ करते हैं, उसकी फिल्म देखने जाते नहीं, क्यों, है ना। तो ये जो अब आलसी बना है ना, फिल्में उतनी अच्छी होगी जितनी आप चाहेंगे। एक बहुत बड़े प्ले राइट थे जेने, वो कहते थे कि सम नाइट्स द ऑडियंस हैज जीनियस। तो जब ऑडियंस में जीनियस, आप जो भी नाटक करता है उसको पता है कभी कभी एक ऑडियंस होती है सामने जो आपका तालमेल फिर जो बनता है, सो ऐसा लगता है कि आप में भी जीनियस कुछ आ गया, क्योंकि उस ऑडियंस से जो आपको रिएक्शन, वो एनर्जी मिल रही। तो जो ऑडियंस आएगी, जो जिस तरह की फिल्में वो बनाएंगे, लेकिन OTT की वजह से और एक और दूसरे, क्योंकि आपको एक रेवेन्यू मॉडल चाहिए होता है ना, कि पीछे कैसे खरीदेगा कोई। तो मेरे ख्याल से वो फिल्में बनेंगी कितनी थिएट्रिकल उसमें जाएंगी। जैसे अभी ये राजकुमार और आयुष्मान की जितनी फिल्में हैं, वो सारी कुछ मिडिल ऑफ द रोड मानेंगे आप, उसको क्या मानेंगे आप? इवन आर्टिकल 15 को कहाँ मानेंगे, या जो अनुभव सिन्हा की फिल्में हैं। तो आप देखिए, मुल्क, थप्पड़, भीड़, ये सारी फिल्में जो हैं, आर्टिकल 15, ये भी तो कम बजट में बनी, कम समय में बनी, एक ऑब्ट्यूस नहीं है, अपने आप को से बड़बड़ा नहीं रही हैं, किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, फिल्म मेकर बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो चली ना एक तरह का। अब कभी कोई स्ट्राइक रेट जिसको आप बोलते हैं वो 100% तो होता नहीं है, बट मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उससे उभर के कोई महान निकलेगा। भाई महान फिल्में तो एक बनेंगी या 2 बनेंगी साल में, उपन्यास कितने होते हैं, 1 या 2, तो वो तो एक। लेकिन जो ज़्यादातर औसतन जो एवरेज उसका क्वालिटी है वो अच्छी रहे मिडिल ऑफ द रोड में और पॉपुलर में भी, तो माहौल अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से होगा
ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ख़ास तौर पर वो जो एक आलस और एक काहली है वो भी तो एक पहलू है, लेकिन नंदिता हम आपसे पूछेंगे कि ये जो पूरी एक रैम्पेंट कंज्यूमर एक इकोसिस्टम के भीतर और ख़ास तौर पर ये जो 600 करोड़ और 800 करोड़ का जो ये पूरा नैरेटिव चलता है, उसके सामने इस मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा को बचाए रखना, और बेशक हम लोग ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी या बात बात तक जाते हुए अभी हम इन लोगों की नहीं, लेकिन चूंकि आप खुद भी सुबह से शाम तक इस कश्मकश से जूझती रहती हैं, आप क्या कहती हैं कि ये जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, ये अपने आप में ये फ्रेज भी कितना रेलेवेंट अभी रह गया है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जब बिमल रॉय, सत्यजीत रे फिल्में बनाते थे तब इस तरह के इतने डिवीजन शायद नहीं थे कि एकदम कमर्शियल है और ये मिडिल ऑफ वो ही मिडिल ऑफ द रोड था एक तरह से। अब आप अगर उन फिल्मों को देखें तो जिसमें एक रियलिज्म भी था, कहानी भी कही जा रही थी, एक कम्युनिकेट करने की इच्छा भी थी, एक सोशल कॉन्शियंस भी था, रोमांस भी था, इमोशंस भी थे, उसी को मिडिल ऑफ द रोड कहा जाता था। उसके बाद जब 70s 80s में पैरेलल सिनेमा आया, जिन्होंने श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, कई लोगों ने इसको क्वेश्चन किया कि क्या ज़रूरी है हर फिल्म में गाना नाचना हो, एक अनरियलिस्टिक उसका फ्रेमवर्क हो, तो वो शायद दूसरी तरह की फिल्में बनाने लगे, फिर कुछ बीच की। तो ये सब मुझे लगता है ये भी लेबल्स ही हैं। आज के ज़माने में पता नहीं क्या मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा है। जिन कुछ नामों का आपने कहा, जिक्र जो आपने किया, वो हो सकता है मेरे लिए फिर भी कमर्शियल हो या ज़्यादा कमर्शियल। तो खैर हर फिल्म होती है, चाहे आप 5 करोड़ डालिए चाहे 500 करोड़ डालिए, प्रोड्यूसर को पैसा मिलना चाहिए अपना वापस। पर जिसे हम कहेंगे मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम से जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करना चाहते हैं, और जब आप ज़्यादा लोगों को खुश करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा नुआंसेस, सटल्टीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शायद हमेशा ही डर रहेगा ये समझ आएगा इन्हें, तो स्पून फीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी से हम जैसे कुछ लोग हैं जो शायद सोचते थे कि हम ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो हमें खुद पसंद आती है, जो हमें देखनी है, या ऐसी फिल्मों के बारे में जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं, जिनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो ये एक हमारा ज़रिया है अपनी बात पहुंचाने का। तो जायज़ है उस तरह की फिल्में कम लोग देखेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स हमेशा डिफ़ाइन करने लगी है, जैसे बजट भी कह रहे हैं, बजट क्या डिसाइड करता है कि ये मिडिल ऑफ द रोड होगी या सो एवरीथिंग। आई फील कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है एक मीडियम ऑफ आर्ट को। हम सिनेमा को साइंस तो नहीं कहते कि भाई 1 चम्मच ये डाल दो, 2 चम्मच ये डाल दो तो ये चीज़ बन जाएगी। ये फिर भी हम इसे आर्ट ही कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अजीब एल्केमी है, इसमें एक कुछ तो एक जादू है कि सारी चीज़ें डालने के बावजूद चीज़ें कुछ अलग भी हो सकती हैं। तो पर ये जैसे सुधीर ने भी कहा कि जितनी ऑडियंस की एक डिमांड सप्लाई है बाय द एंड ऑफ इट, जितना ऑडियंस इस तरह की फिल्म को देखेगा, सराहेगा, सपोर्ट करेगा, उतनी और फिल्में बनेंगी। और इसका मेरे ख्याल से इस तरह की फिल्मों का एक बहुत गहरा ताल्लुक है फ्रीडम के साथ। अगर आपको वो फ्रीडम रहेगी, चाहे पैसों की फ्रीडम हो, चाहे सोच की फ्रीडम हो, चाहे सोशो पॉलिटिकल फ्रीडम हो, क्रिएटिव फ्रीडम हो, जितनी फ्रीडम होगी उतना इंसान अलग ढंग से सोचने की जुर्रत करेगा। वरना उसी लीग पे आप चलते जाइए, देखते जाइए कि अच्छा बड़े एक्टर की वजह से ये फिल्म चल सकती है, ये मसाला डालने से चल सकती है, और चलती भी है। तो फिर जो फिल्म मेकर्स जो शायद FTI से या छोटे छोटे शहरों से आते हैं बम्बई, एक सपना लेकर, एक आइडियलिज्म लेकर, धीरे धीरे फिर वो फेड होता जाता है। तो इसमें टिके रहने का, अपनी सोच पे कायम रहने का आई थिंक बहुत बहुत गहरा एक स्ट्रगल तो है ही, बट फाइनली अपने कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रूली कन्विंस्ड हैं कि मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे इस तरह की फिल्में देखनी हैं, मैं इस इकोसिस्टम में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हर दिक्कतों के बावजूद आई थिंक यू फाइंड योर वे। सुतपा आपके पास आएंगे, ख़ास तौर पर आप में से वो लोग जो नहीं जानते, सुतपा खुद एक बड़ी जानी मानी राइटर और डायरेक्टर हैं, और आपके पसंदीदा एक्टर इरफान की बीवी भी होने का उनको सौभाग्य प्राप्त है।
सुतपा हमको बताइए कि खुद अगर आप देखिए इरफान भाई की ये भी काम को आप मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बहुत बार देख सकती हैं कि वो ना सिर्फ उतना आर्टिस्टिक और मीनिंगफुल इम्पैक्ट और इंटरवेंशन करती है ना, बल्कि कमर्शियल उसका रिटर्न भी है। जब कभी आप दोनों लोगों के बीच ये बात होती रही तो ख़ुद आप लोग किस नतीजे पे पहुँचे कि ख़ास तौर पर ये जो सदी शुरू हुई है और जिसमें जिस तरह का भारत बनता जा रहा है, उसमें हम लोग इस सिनेमा को जो एक बिल्कुल रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म के सामने जूझ रहा है, उसको कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो इलाहाबाद, यू आर रॉकिंग। मतलब हमको इतना अच्छा लगा, हम कल से आए हैं और इतने गप्पी आए हैं और इतना अच्छा शोज देखे हैं कि हम टिशू को सबसे पहले बोलते हैं कि दिस शुड कंटिन्यू, और आप ही लोग इसको लेके जाओगे हाइट तक, उरूज तक। हाँ, दूसरा ये, अब आप आते हैं इस बात पर, पहले हम ये बात करते हैं, इसमें हमें कुछ बोलना था जो आपने नंदिता जी से पूछा था। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ना सब चाहते हैं कि हम कोई जिम्मेदारी ना लें, दूसरे पर सौंप दें, है ना। तो हमको अगर कहानी सुनानी है, हम तरीका निकालेंगे कैसे भी, और हम वो सुनाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कन्विक्शन की बात है, हम डेफिनेटली सुनाना चाहेंगे। हाँ, अब अगर हम आपको बता दें कि अच्छी फिल्म है, इसमें आप जर्नलिस्ट का भी हाथ है कि आप बताएं कि कोई मिडिल ऑफ द रोड पिक्चर आती है, उसको कितनी पब्लिसिटी मिलती है या कितने जर्नलिस्ट उस पर जाते हैं, और एक रणबीर कपूर अगर वहाँ से उतर के भी आ जाए, कितने जर्नलिस्ट दौड़ के उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट आवर ओनली द फिल्म डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अच्छी कहानियाँ बोली जाए। इट्स नॉट अबाउट मिडिल रोड, बिग रोड, वॉट एवर रोड, बट द पॉइंट इज़, आज अनुराग नहीं है, उनको एनिमल बहुत पसंद आई थी, हमें नहीं आई थी, ठीक है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अब किसी को एनिमल आई पसंद, किसी को नहीं आई, पर हम बोल रहे हैं, हाँ, पर हम बोलना चाहते हैं तिग्माशु की एनिमल बने या ना बने ये तुम्हारी चॉइस है, पर एनिमल को खराब बोलना मेरी चॉइस है। सो बोथ द चॉइसेस शुड एग्जिस्ट एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट एवरीबडी शुड को एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। और इसीलिए मिडिल ऑफ द रोड पिक्चरें बनती रहेगी। हमने मदारी प्रोड्यूस किया था, या बोलना भूल गए कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैंने मदारी प्रोड्यूस किया था एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट कि कोई पैसा दे दे उस पर, यू नो, बिकॉज इट वॉज अबाउट कि भाई पुल गिर गया और उसमें कितने लोग मर गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, हम सब नेटवर्क पे गए और फिर जब वो आई, लोगों ने बोला हाँ बड़ी अच्छी है, बड़ी बच्ची। अनफॉर्चुनेटली इरफान भी नहीं रहे और उसके निशिकांत भी नहीं रहे जो उनके निर्देशक थे, बट वो पिक्चर तब लोगों ने देखी जब वो OTT पे आई। दैट्स द थिंग ना, हम लोग जैसे सुधीर भाई ने बोला, अगर आप लोग जाओगे ही नहीं पिक्चर देखने तो वो देखेगा कौन और पता कैसे चलेगा पिक्चरें कितनी अच्छी हैं या बुरी हैं। तो हम सबकी थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी अच्छी कहानी लिखने की है, इनकी अच्छी कहानी निर्देश करने की है, और इनकी कहानी, इनकी तो खैर बोल चुके ये बहुत, और हम सब देख चुके जवानी से अब तक। तो रिटायर नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल होइएगा भी मत। तो द थिंग इज कि आप लोगों की जिम्मेदारी को भी आप उठा लीजिए, सभी मिलके चलेंगे तो अच्छा है। हाँ, जिम्मेदारी उठा लेंगे तो कौसर, हमको आपके पास आता हूँ। आप बताइए कि जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, जब आपने ये सुना कि ये एक सब्जेक्ट होगा इस चर्चा के लिए, पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया? ख़ास तौर पर ये बात, ये नैरेटिव जो चलता है कि OTT आने के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि OTT की भी सच्चाइयाँ कुछ वैसी ही है हो गई, उनमें भी रिलीज़ वगैरह का इशू उसी तरह से फिर शुरू हो गया। तो आपको अभी क्या लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमको ये मौके दे रही है और एक बिल्कुल नए सेट ऑफ फिल्म मेकर सामने आ रहे हैं, तो ये मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा आपकी नज़र में कहाँ है और कहाँ जा रहा है? ओहो, तो आपने अब पूरा सार की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। नहीं। अच्छा मैं कविता पढ़ लूँ। एनीवे, पहले कहा जाता था कि जो सिनेमा है वो एंटरटेन करना चाहिए, कि भाई आप इसलिए आप नाचिए गाइए खुश होइए, अपनी परेशानियां घर भूलिए, अपना दिमाग घर पे रख के आइए, और या तो एक तो वो था एंटरटेनमेंट और एक था या टू एजुकेट। सो दिस वाज अ वेरी
कॉमन सेइंग दैट सिनेमा इज़ टू एंटरटेन और एजुकेट, बट आज मुझे लगता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ एंगेजमेंट, क्योंकि 30-30 सेकंड की रील्स पर तो हम जी रहे हैं, और हम भी जब वो रात के 2 बजते हैं और नींद नहीं आती तो वही होता है, और हम जितनी भी बातें यहाँ कर लें तो जो मेरे साथ कल रात को हुआ, तो एंगेज करना। अब मुझे क्या लग रहा है कि मैं नंदिता से भी सहमत हूँ और सब से, कि एक तो नियत फितरत है, आप जो सुधीर भाई ने कहा कि फितरत फिल्म मेकर की जो होती है, आप क्या बनाते हो, ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि भाई आप एक्सेप्ट करो, जाइए थिएटर में जाइए, उसे बिजनेस दीजिए, लेकिन जो एक बीच का जो आपको पैसे देता है, जो आपको बनाने की इजाज़त देता है, उसकी नीयत क्या है। और वो मैंने अब, जैसे मैं स्क्रीन राइटर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ, मैं गानों में ये देखती हूँ कि आप लेके जाइए, अब जैसे मोहब्बत जो लफ्ज़ है उस पे गाना रिजेक्ट हो रहा है कि आज की जनरेशन को समझ में नहीं आएगा, तो उसी को अगर मैं फिल्म के एक बड़े दायरे में देखूं तो मुझे ये एहसास होता है कि भाई आपको एक तरह से पैकेज करना पड़ता है, तो वो मिडल ऑफ द रोड हो या एक बड़ा एक बिग स्टार क्या कहते हैं टिकट फिल्म हो, उसको आप पैकेज कैसे करते हैं। अगर मैंने देखा कि आजकल OTT पर भी एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मेट है, जहाँ भले ही किसी मर्डर से, किसी थ्रिलर से, उस लव स्टोरी है, उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहला सीन ये होता है कि शायद कोई मर गया या मरेगा, अब आप हुक हो गए, अब आप आ गए उस कहानी में। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एंगेजमेंट, दैट इज़ द 30 सेकेंड अटेंशन स्पैन। आजकल मैसेज में कोई ओके के लिए ओ भी नहीं लिखता, सिर्फ के लिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो उस वक्त का जो ओ ना टाइप करने से आप बचा रहे हो। तो यू नो, सो इस माहौल में आप, I don't think these labels matter anymore, middle of the road or you know mainstream. It is how you go, and I don't think there is anything wrong with that. कि engagement आप कैसे एक बार आप खींच लो, फिर of course आपकी नियत, आपकी फितरत, आपकी कहानी, और टी सीरीज ना हो प्रोड्यूसर फिर जिसकी बात कर रही हैं कौसर कि भाई आखिरकार एंगेजमेंट उसकी पहली शर्त होनी चाहिए। सुधीर भाई बताइए हमको कि ये तो एक अजीब सी एक विशेष साइकिल है कि जिसमें एंगेजमेंट को पहली शर्त बनाया जाए, या फिर एंगेजमेंट के लिए एक नया ईडियम, एक नया आस्वाद पेश किया जाए, जिससे आप तो जूझते ही रहते हैं। जब भी आप कुछ नया विषय उठाते हैं, अपनी तरह से उसको करना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार ये लॉजिक भी आता है कि ये एंगेजमेंट का, ये जो 30 सेकेंड एंगेजमेंट का जो प्रेशर अभी शुरू हो गया, उससे इस आर्टिस्टिक एंडेवर पर क्या असर पड़ रहा है? एक तरफ 30 सेकंड है, एक तरफ ओपनहाइमर है 3 घंटे की, है ना। यस ऑफ कोर्स। ये तो एंगेजमेंट कम हो रहा है, ज़्यादा हो गया। आप बैठते हैं ब्रेकिंग बैड पूरा देखते हैं एक सैटरडे संडे को, एंगेजमेंट कम हुआ, ज़्यादा हुआ 30, तो वो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी। हम लोग खराब फिल्में बना रहे हैं, माफ कर, ज़्यादातर। एक तरफ नॉर्थ इंडियन खराब फिल्में बना रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडियन अपनी ऑडियंस से हटके प्रिटेंशियस फिल्में बना रहे हैं। तो एक साउथ का लड़का बड़ा होता है तमिलनाडु में, वही मुंडू पहन के अपने बगल नेबरहुड में घूमता है, पड़ोस में, वहीं से उभरता है और उन्हीं लोगों के लिए फिल्म बनाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छी एनिमल या कुछ है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको अपनी ऑडियंस पता है ना। हम तो अपनी ऑडियंस भूल गए। वो जावेद साहब ने लिखा है ना, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा तो फिर वापस ना आऊंगा। तो नॉर्थ इंडियन तो सारे ये हैं, टिशू आ रहा है इलाहाबाद, बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर ऐसा होता है ना। तो आई रियली डोंट नो व्हाट एंगेजमेंट। ऑल्सो योर टॉक, इस वक्त आप बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी से जो पूरा अपने काम को अच्छा कुछ मान नहीं रहा है। So I'm kind of lost. I'm trying to discover myself. मुझे नहीं पता, मैंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई होंगी, पता नहीं। वो जाने उदारों अच्छा लिखा था, ये लिखा था, हज़ारों बनाई थी, लेकिन उसका क्या करूँ, चाटूँ, अचार बनाऊँ, अब आगे what? So you have to find a source, a connection with something. And that connection cannot be, वो उसके साथ नहीं हो सकता पैसे के साथ। पैसा जो है वो उसका नतीजा हो सकता है,
कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, एक मिडिल ऑफ द रोड होगा, वो बनेगा जिसको कम लोग पसंद करते हैं लेकिन कुछ करते तो हैं, तो वो मिडिल ऑफ द रोड हो गया। राजू हिरानी जो है वो मिडिल ऑफ द रोड है कि मास है, मुझे नहीं मालूम। 3 इडियट्स कहाँ की है, वो तो ऋषिया नुमा कुछ फिल्म है, लेकिन वो उसको एक मास ऑडियंस एक्सेप्ट करती है ना। अब बंसाली जिस दिन बड़ी फिल्म बनाएगा, और वो आई थिंक ही इज वन पर्सन हु इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ ग्रेट फिल्म, अभी नहीं बनाई लेकिन बना सकता है, उसमें कैलिबर है ना। तो अगर वो ग्रेट पॉपुलर इंडियन फिल्म बनाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम अपना ईडियम भूल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम कुछ फ्रेंच फेस्टिवल्स में जाने के बहुत चक्कर में हैं, तो मुझे लगता है निर्देशक एक्टर से बोल रहे हैं हंसना मत, मुस्कुराना मत, तुम जो बहुत ही गलीज जानवर जैसी जिंदगी बिता रहे हो, तुम में कोई जॉय है ही नहीं, है ना। तो वैसी फिल्में बनाओगे तो आप क्यों देखने जाएगा कोई, क्यों देखने जाएगा भाई? मेरे पे तो बनी नहीं है फिल्म, मैं तो अपने आप को पहचान नहीं रहा हूं, ये मेरे मुल्क के बारे में तो है नहीं। जिनको आप केटर कर रहे हो उनको हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, खाक पता है। मैंने हजारों ख्वाहिशें बनाई थी, वो कान इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उन्होंने बोला वो यूनिवर्सिटी में जो डिस्कशन है आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी को कॉपी कर रहे हो, ये मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया था। तो उनको लगता है हिंदुस्तान में इंडियंस हैव नो इंटरवेंशन इन इंडियन प्रॉब्लम्स। हमको तो बाहर से किसी ने बताया होगा, हमारी अंग्रेजों ने कैसी ऐसी तैसी की, वो पहले तो ऐसी तैसी की, उसके बाद वो किताबें भी उस पर लिखते हैं कि हमने कैसे की, है कि नहीं, और हम उन्हीं को पढ़ते हैं। फारूकी साहब को कितनों ने पढ़ा बताइए ना। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं आपको। यू हैव, वो फिल्म मेकर के फितरत तो, यू हैव टू बी ब्रेव। आप कन्वीनियंट आंसर्स नहीं ढूंढ सकते। वो अगर कुछ बदलाव, आप सो कॉल्ड जो हिंदुस्तानी फिल्म मेकर बोलते हैं कि भाई हम तो सोचते थे कि दुनिया बदलेंगे अपने सिनेमा से, दुनिया ने हम ही को बदल दिया। तो हमारे पैरेलल सिनेमा का खाक कुछ बदला है ना, क्या बदला? सेक्युलरिज्म आई। हम तो हिंदी फिल्मों ने ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो क्या हुआ, है ना। शाहिर साहब ने तो बहुत लिखा, तो क्या हुआ? तो क्या सिनेमा से कुछ होता है? मुझे नहीं पता। सुधीर भाई, वो एक अलग मुद्दा है कि सिनेमा से तो कुछ होता लेकिन है। जो भी हमको करना है वो हमारी हिम्मत की वजह से होगा। एवरीबडी हैज टू डेयर, वी हैव टू डेयर टू डू व्हाट वी फील लाइक डूइंग। हर आदमी की फितरत, सी सिनेमा हैज ऑल काइंड्स ऑफ नीड्स। एक मास ऑडियंस की, मैं तो कहता हूँ फिल्में टैक्स फ्री होनी चाहिए। क्यों सिनेमा में टैक्स है? बड़ी फिल्मों को भी टैक्स फ्री होना चाहिए। आप जाओ, एनिमल हो चाहे कोई भी हो, कम से कम एक हॉल में जाके आप, एक ये भी तो उसका एक ज़रूरत है कि लोग खुश हों, हंसें 2 घंटे के लिए। वो एक नीड है। हमारी नीड, हमारी ऑडियंस की नीड हो सकती है कि हम डिस्टर्ब हों, हम कुछ सोचें, हम कुछ सवाल उठाएं। ये दो अलग है ना, दोनों की ज़रूरत है ना। हाँ श्रुतवा, आप कुछ कह रही हैं इसमें। मैं ये कह रही थी कि ब्रेवरी की जो बात कह रहे हैं ना, इट्स वेरी मतलब नॉट कन्वीनियंट बट इज अ मस्ट। ये ज़रूरत है। पर जो कौसर कह रही है ना 30 मिनट 30 सेकेंड्स एंगेजमेंट की, पर ये ब्रेवरी लेके जब हम किसी नेटवर्क में जाएंगे, वो तो ब्रेव है नहीं, तो उसका क्या आंसर होगा, है ना सुधीर भाई? इट्स नॉट अबाउट आप। पहले मारवाड़ी सेठ होता था, हाँ? पहले सेठ होता था तो के आसिफ कैसे क्या था? पहले मारवाड़ी सेठ होते थे, आपको लगता उनका वो तो, जो आज तो बहुत अच्छा है भाई। 38% पे लोग इंटरेस्ट पे लेते थे। 90%, जो 100 अगर फिल्में बनी हैं तो 10% प्रोड्यूसर्स ने पैसे बनाए, 90% have lost their shirts. The government has made money on all of it. आप देख लो फिगर्स, तो वो तो 38% में प्रोड्यूसर के तो कपड़े बिक जाते थे। तो वो आपसे बात करता था ना, तो मैंने वो भी दौर देखा है। मैंने बहुत बुरी फिल्म बनाई है कैलकाटा मेल, तो मुझे भी हमेशा तो अच्छा काम नहीं किया। तो अगर आप फितरत से हट के बहुत पॉपुलर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर वो होता नहीं है। वो आपको कहीं कुछ अनकॉन्शियस है, ये मीडियम कुछ अलग है। वो आपका अंदर से कुछ जो हुक
कुछ उठते ही ना आवाज़ उठती है, उसको फिर आप एक्सप्रेस करो तो बेहतर होता है. देर आर क्लेवर फिल्म, आई एम नॉट द लास्ट वर्ड, देर आर technically very much better filmmakers than me. They can, like an advertising film, shoot anything. I can't. हाँ नहीं, तो हम लोग यही बात कर रहे हैं, इसमें किसी लास्ट वर्ड की बात नहीं है. हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश ही कर रहे हैं कि ये जिस जगह पर अभी हमारा समाज और समय खड़ा हुआ है उसमें हम अपने इस तरह के अल्टरनेटिव एंडेवर्स को कैसे देखें, कैसे उससे क्या उम्मीद रखें. खुद नंदिता आप बताइए, चूँकि आप तो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इस चुनौती से जूझती रहती हैं. जो कह रहे हैं सुधीर भाई कि भाई संजय लीला भंसाली भी एक दिन एक महान फिल्म बनाएगा, जो अनुराग कश्यप ने एनिमल के बारे में भी एक अच्छी सी बात कही, तो आप अभी सुधीर भाई की इस राय पर क्या कहना चाहते हैं? सुधीर भाई बोलो. नहीं मतलब ये दोस्ती है यार आपस में, बिल्कुल थोड़ा झगड़ा बहुत करेंगे. सालों से जानती हूँ, कभी मुझे कास्ट नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जानती तो 1000 साल से हो. नहीं, एंगेजमेंट देखिए, एक फिल्म मेकर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको लोगों को हंसाना चाहिए या आपको इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए. ये मैं नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी लेनी भी नहीं चाहिए. ये एक पर्सनल जर्नी भी है. यहाँ पर हम अगर 2 फिल्म मेकर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कई चीज़ों में हमारे मत सही सेम हो सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी पर्सनल जर्नी कि मैं क्यों फिल्म बनाती हूँ वो अलग हो सकता है. तो ऐसे अगर हम सोचते रहे कि हम कैसे एंगेज करें, ये बहुत बड़ा सवाल है. अगर मतलब फिर तो डॉक्यूमेंट्रीज बननी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो और भी कम लोग देखते हैं. तो इसका मतलब क्या हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जो लोगों को एंगेज करे आप वैसी ही फिल्में बनाइए. हम में से कई जो फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग ताकोव्स्की की बात करते हैं, बर्गमन की, बड़े बड़े नामों की बात करते हैं दुनिया भर के, यहाँ के अरविंदन और घटक की बात करते हैं, पर या मनी कॉल जैसे लोगों को तो अब होना ही नहीं चाहिए. कुमार शाहानी वालों को तो अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वाली फिल्में तो कोई नहीं देखेगा. द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक आर्ट फॉर्म को कहना चाह रहे हैं कि इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, और हर इंसान को अंदर से जो उसकी आवाज़ कहती है कहने को, वो उतनी बस आप आज़ादी दीजिए. वो अपनी जद्दोजहद करेगा भाई कि कम पैसों में किसके लिए कौन क्या, बट एटलीस्ट सोचने की तो आज़ादी होनी चाहिए कि हम सबको अलग अलग ढंग से अलग अलग फिल्में बनानी है. तो कई बार मुझे भी लोग कहते हैं कि अरे मीनो तुम थोड़ा एक्टिंग में भी, अगर तुम कमर्शियल भी करती ना तो फिर उसका तुम्हें फ़ायदा होता, तुम जैसी फिल्में बनाना चाहती हो उसमें तुम्हारी पहुंच ज़्यादा होती, तुम अगर इसको ले लेती, अगर ये कर लेती, यू हैव मिस द बस. कई लोग मुझे कहते हैं, मेरे अच्छे शुभचिंतक जो हैं, वेल विशर्स जो हैं इंडस्ट्री में भी जो हैं, वो कई बार ऐसे कहते हैं कि इतना तुमने क्या वो कर दिया कि इस तरह की फिल्में ही नहीं करनी है. सो देर इज़ नो बैटल गोइंग ऑन विद इन मी. मैं अपने आप से नहीं लड़ रही कि मैं बहुत टेम्पटेशन रेजिस्ट कर रही हूँ. मतलब एक वेजिटेरियन को अगर आप कहेंगे कि ये मटन बिरयानी बहुत अच्छी है, उन्हें उसका कोई लालच नहीं होगा. सो हर इंसान को अपने ढंग का काम करने की इनर आज़ादी, और ये जो सब आवाज़ें जो चलती रहती हैं उससे कभी कभी लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपना करिए, आपकी कुछ ऑडियंस मिलेगी, धीरे धीरे वो बढ़ेगी, और कुछ नहीं तो कम से कम वो कहानी डॉक्यूमेंट होगी. बियॉन्ड अ पॉइंट आई थिंक वक्त ही है जो किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को तोल सकता है. मैं कई ज्यूरीज़ में भी रह चुकी हूँ, और मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि मैं उस तरफ भी रह चुकी हूँ और अपनी फिल्म भी कई कंपटीशन या किसी उसमें होती है, कभी जीतती है कभी नहीं जीतती है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है. 5 लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप एक फिल्म यहाँ दिखा दीजिए, हम सब उसे अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे. हमारी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो समझ है फिल्म को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, उसके बेसिस पे हम उस फिल्म को चाहेंगे या ना चाहेंगे. So I think time is the only thing, and what stands the test of time can be called good art. Otherwise, good bad को define कौन करेगा? Let me say that there are a lot of young people, a lot, who are taking the mantle. There are 3 girls, 3 women. See, girls will be girls. See, Santosh. See, there will be, imagine there will be light. उनको किसने बोला था कि आप लोग पैसे जद्दोजहद करके तो किया ना उन्होंने.
एक गुरविंदर सिंह है वो पंजाब में बैठा बनाता रहता है, एक आंचल मिश्रा है वो पटना में बना। ऐसा नहीं कि कुमार मणि के अलावा उधर ही खत्म हो गया सब। गुरविंदर सिंह बना रहा है ना, हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग बम्बई और इन शहरों में फंसे हुए, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। कल अभी मैं आई वॉज चेयरपर्सन ऑफ द केरला स्टेट अवार्ड्स, आई सॉ 40 मलयाली फिल्म्स इन मलयालम, राइट? हाँ, तो काजल, क्या वो हिंदुस्तान नहीं है ना? तो आप देखो मामूटी जैसा एक्टर कितनी गट्स दिखा रहा है। और हमें बड़े एक्टरों से इतना शाई क्यों होना चाहिए? मार्टिन स्कोर्सेसी तो नहीं होता, वो तो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ। These great actors are helping a great director make great films at the end of his career. So Killers of the Flower Moon से better film कौन सी बनी? मुझे तो नहीं लगता कोई बनी। Personal हो सकती है choice. It is an art film. It's a slow film. It's a film that's tapering down. It's a difficult film. It's a film about the rot of America and how it was built. They made it, no? But those actors are also engaging with such cinema, na? I'm saying, why should we? No film should be rejected because this actor or that actor is in it. आप फिल्म देखिए, आप उधर को उसको एनालाइज कीजिए, उसके परफॉर्मेंस को देखिए, खत्म, है ना? तो वो छोटी भी हो सकती है, बगैर किसी के भी हो सकती है ना? और किसी बड़े एक्टर के साथ हो सकती है। फिल्म अगर आपने खराब बनाई, इंटेग्रिटी नहीं हो उसमें, अब एनिमल के बारे में हम ज़्यादा बात ना करें तो। नहीं, ये तो बात सच है जो सुधीर भाई कह रहे हैं कि इतना कलरफुल सिनेमा, ख़ासतौर पर लैंग्वेजेस में अगर देखें, और जिस तरह के अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स पर एक बहुत ही कलरफुल सिनेमा, अब उसे मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा कहें या क्या कहें, ये सब तो बात की बात होती है। और क्या था पहले हिंदुस्तान सरकार का इंटरवेंशन था, ये जो बर्गमैन है ये वो सब है, बिकॉज द स्टेट इंटरवीन्ड, because there are grants. In France they give you money to make the film, to write the film, to make the film, to release the film. हाँ, पहले जो काम पहले स्टेट का इंटरवेंशन ही नहीं है। हाँ, जो काम पहले एफएफसी या एनएफडीसी किया करता था। चर्चिल से किसी ने कहा था कि ये कमर्शलाइज कर दो, तो बोले क्यों, फिर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ किस लिए रहे हैं? तो उस जैसा आदमी, why are we fighting these wars if you want culture? Culture is not supposed to make money. इस सपोज द प्रॉफिट का, लफ्ज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता ना, वो हमारे यहाँ समझ खत्म हो गई। तो इस पे कौसर आप क्या कहती हैं कि ख़ासतौर पर ये जो कलरफुल सिनेमा है, जिसमें उसके सामने भी, लेकिन ये हमेशा सवाल खड़ा रहता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे मिलेंगे, उसका रिटर्न कैसे वापस आएगा? ये तो बाद में होगा कि जब वो पहुंचेगी, अपना काम करेगी, अपना असर दिखाएगी, तो उसको एक एक्सेप्टेंस मिलेगा। लेकिन इस नैरेटिव के बावजूद कि आज हमारे पास ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड इकोसिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, आप क्या इसको कैसे देखती हैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्पेशली अगर मैं म्यूज़िक का एग्जांपल यूज़ करूं, क्योंकि वहाँ मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये 2-4 साल पहले तक ये जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके आने तक ये बड़ी दिक्कत थी कि जो आपको, मुझे किसी फ़िल्म के लिए लिरिक्स गाने लिखने के लिए बुलाया गया, अब उसमें से जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा गाना था, सिर्फ मुझे नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं उस फिल्म पे, और जो फिल्म की ज़रूरत थी और उस लिहाज से, उस हिसाब से लिखा गया था, उसको दरकिनार करके एक कोई जिसे कहा जाता था आइटम सॉन्ग या प्रमोशनल गाना, अब वो प्रोड्यूसर की ज़रूरत है और वो चाह रहा है कि, और या वो चाह रही हैं कि वो उस फिल्म को देखने के लिए, अगर मैं ये एक एडवर्टाइजिंग, एक पब्लिसिटी कैंपेन के तौर पे इसे बाहर पहले करूँगा, तो ऑडियंस को ये जो फिल्म है ये ज़्यादा रजिस्टर होगी। अब वो भी सही है, क्योंकि जो पैसे लगा रहा है वो भी सही है। अब दिक्कत ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो उतना ही रेडियो टाइम, एयर टाइम, प्ले टाइम दे सकते हैं। तो आप वो एक गाना सुन रहे हैं जो है, फॉर एग्जांपल ब्लू है, पानी 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 पानी, अब वेयर आर द लिरिक्स, वेयर इज़ द म्यूजिक, वेयर इज़ द सिंगिंग? दैट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, एंड आई एम टेलिंग यू कि उसी फिल्म में बहुत बेहतर गाने, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है नाइस गाने में, नाइस फिल्म में, लेकिन ये बस एक मिसाल है कि, तो ये मुश्किल थी, ये उलझन थी। अब क्या हो गया है, म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से देर सवेरी सही जो ऑडियंस है वो डिस्कवर करती है,
वो उस म्यूज़िक को डिस्कवर करेंगे, तो सडनली फिल्म के 6 महीने या एक साल की रिलीज़ के बाद सडनली कोई कहेगा कि वो गाना बहुत अच्छा है, और फिर वो अब ये दिस इज़ द पॉजिटिव फ्लिप साइड ऑफ दैट 30 सेकेंड एंगेजमेंट। सडनली आपका जो मेरा गाना है जो मैंने बिरहा पे लिखा था, वो कोई पोहा बना रहा है और उस पर उसने रील डाल दी, अब वो वायरल हो गया। अब मैं खुश कि कभी किसी ने तो सुना वो गाना जो मुझे लग रहा था ठीक था, लेकिन तो वो जो एक प्रॉब्लम है, तो उसको आप OTT सेम जो मॉडल है आप OTT पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि कोई वो ये इस बात की तो खुशी है कि यू कैन बी ब्रेव, आप अपने मन का बना सकते हैं और कभी ना कभी लोग उस पर आ जाएंगे। अब मैं ठीक है, मैं लिरिक्स करती हूँ, तो जो लहरा दो सबको पता है क्योंकि वो ओलंपिक्स पे बज गया और क्रिकेट पे आता है, मुझे रॉयल्टी भी आ जाती है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन बट द इशू इज़ जो मैं अपनी कविता लिखती हूँ वो किसी को नहीं सुननी है, स्पोकन वर्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको लगा अब खुद पढ़ ली, खुद उसको म्यूज़िक कर दिया और उसको स्पॉटिफाई पर डाल दिया। 18 रुपीज़ मिले मुझे पूरे साल में 18 रुपीज़ मिले हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज audience somebody sing it. So in that sense the bravery and the engagement and the platform, they all worked in my favor, क्योंकि ये एक ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अब अगर मुझको 100 करोड़ 500 करोड़ चाहिए, then that's a different, then yes, then I mean मुझको इसमें से 1% भी नहीं मिला, but I am happy with the लहरा दो। वो क्रिकेट मैच होती है, गाना बजता है, मुझे खुशी होती है बिकॉज आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन, सो यू नो ऑल द वर्ल्ड्स मेट। आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट आई सेड समथिंग। हम लोग यहाँ इस विषय पर कि भारत में मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करते हुए बहुत सारे सिरे ओपन छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम उसे कंक्लूड करने की ना तो वो लेजिटिमेट पोजीशन रखते हैं। बस ये है कि ये सभी लोग जो इंडस्ट्री के भीतर जो हम लोगों की मीनिंगफुल फिल्में हैं उसमें लंबे समय से प्रैक्टिसिंग लोग हैं, जिनकी ओपिनियन इस पर क्या है वो आप सुन रहे हैं। बज़्म विरासत में इसी पैनल डिस्कशन का जो दूसरा विषय है, चूँकि इलाहाबाद खुद साहित्य और संस्कृति का एक गहवारा रहा है, तो साहित्य और सिनेमा का क्या रिश्ता रहा है, हालांकि ये भी एक लंबा विषय है और शायद वक्त भी उतनी इजाज़त नहीं देगा, लेकिन हम लोग इस विषय को भी छुएंगे कि क्या लिटरेचर और सिनेमा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रह सकते हैं, रह पाए, अभी क्या सिचुएशन है। ख़ासतौर पर अगर हम इस हिस्से की शुरुआत करेंगे नंदिता के साथ, जिन्होंने खुद लिटरेरी कृतियों पर फिल्में बनाई हैं, आपका क्या अनुभव कहता है? ये सब लोग जानते हैं कि लिटरेचर और सिनेमा दो अलग अलग मीडियम हैं, और किसी लिटरेरी कृति पर कोई फिल्म बनाना वो अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, दुनिया भर में इस पर काम होता रहा है। हम लोगों के यहाँ हिंदी में लिटरेचर और सिनेमा को कहीं मिलाने की जो कोशिशें हैं, आपका क्या अनुभव इस पर कहता है? तो एज एन एक्टर इनफैक्ट मैंने ज़्यादा ऐसी फिल्मों में काम किया है जो लिटरेरी वर्क्स पे बेस्ड हैं। महाश्वेता देवी की कहानियों पे एक मराठी फिल्म मैंने की थी जो चित्रा पालेकर ने डायरेक्ट की। एक्चुअली मेरा आधे से ज़्यादा काम अलग भाषाओं में है, जिसे हम रीजनल सिनेमा कह के इंडियन फिल्म से थोड़ा कम का दर्जा देते हैं। अब क्योंकि OTT आ गया है तो सब मलयालम और तमिल और सडनली डिस्कवर कर रहे हैं, पर वहाँ तो फिल्में कब से बन रही हैं और ज़्यादा बेहतर फिल्में बन रही थी ज़्यादातर। तो अडूर गोपालकृष्णन की मैंने एक फिल्म की जो माता घड़ी करके एक मलयालम राइटर है, उनकी है। ऋतुपर्णा घोष के साथ मैंने एक फिल्म की जो अगाथा क्रिस्टी की एक स्टोरी पे है। तो लिटरेरी वर्क लेते हिंदी में शायद थोड़ा कम होता है। मेरी अपनी जो फिल्में मैंने जो 3 बनाई हैं वो सारी मेरी खुद की स्क्रिप्ट्स थी, पर मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली ट्रेंड राइटर नहीं हूँ, तो मैं हमेशा ढूंढती हूँ कि कोई अच्छी कहानी को अगर कोई अडेप्ट करके स्क्रिप्ट ला दे तो बहुत ही अच्छा। 2 राइटर्स बैठे हैं तो आप हिंट ले लीजिए प्लीज़। पर ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश में हर राज्य में इतना रिच लिटरेचर है, क्यों हम उसे नहीं लेते? क्यों हम साउथ की फिल्मों को अडेप्ट कर रहे हैं, बाहर कोरियन कोई फिल्म को कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी फिल्म को अडेप्ट कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि किसी को नहीं पता चलेगा, फिर पता चल जाता है कि अरे यार ये तो इसकी बिल्कुल कॉपी है। इस तरह का ये जो आलसपन हम क्यों दिखा रहे हैं अपने काम में, ये शायद राइटर्स और महाअनुभवी
सुधीर मिश्रा जैसे लोग बता सकें। मंटो पे जब मैंने फिल्म बनाई तो मुझे प्रोड्यूसर आसानी से नहीं मिला, क्योंकि लोग उन्होंने कहा कि ये तो 70 साल पुरानी कहानी है, वो भी उर्दू राइटर, वो तो पाकिस्तान चले गए थे। फिर कुछ फेमिनिस्ट्स ने कहा कि आप अमृता प्रीतम पे क्यों नहीं बनाती हैं, या इसमें चुगताई पे क्यों नहीं बनाती हैं। कुछ नेशनलिस्ट ने कहा कि आप प्रेमचंद पे क्यों नहीं बनाते। तो इन सब पे बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, पर अगर आप मंटो की कहानी बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए साथ बहुत कम मिला। और जब आप राइटर की जीवनी पे एक कहानी बनाते हैं तो उनको आप उनके काम से अलग नहीं कर सकते। तो मेरे लिए जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये लगा कि उनकी ज़िंदगी की कहानी और उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं उनसे कुछ चुनिंदा कहानियों को कैसे सिर्फ सीमलेसली पिरोया जाए ताकि वो उसका एक नैरेटिव बने। तो और बाद में मुझे पता चला, किसी जर्नलिस्ट ने इनफैक्ट इंटरव्यू करते वक्त मुझे कहा कि आपको पता है ये पहली फिल्म है किसी राइटर के बारे में। तो मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े मुल्क में ऐसा ये कैसे हो सकता है कि दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इससे पहले एक फिल्म बनी थी और उसकी स्क्रिप्ट मंटो ने लिखी थी, जो गालिब पे थी, सोहराब मोदी ने जिसे प्रोड्यूस किया था 1951 में शायद। तो इतनी हमारे गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड, डॉन, इन पे कई ज़्यादा फिल्में बनी हैं, लेकिन हमारे म्यूजिशियंस और राइटर्स और पोएट्स, इनके बारे में शायद कोई फिल्में नहीं बनी है। तो ये भी एक सवाल है। तो चूंकि नंदिता ने खुद ही कहा कि सुधीर भाई इस बारे में ज़रूर कुछ रोशनी डालेंगे। सुधीर भाई, हमको आपने चूंकि कहा उससे पहले कि ख़ासतौर पर जो साउथ का सिनेमा है वो किस तरह से अपने समाज को अपनी एक दुनिया खड़ा करता है, वो साउथ का सिनेमा वो उसे जानता है। जब हम एक पैन इंडियन सिनेमा और ख़ासतौर पर लिटरेचर पर बेस्ड जब अप्रोच करते हैं तो क्या हमारे पास वो एक्यूमेन, वो स्किल या वो विजन हमारे पास होता है कि हम एक डेलिकेट लिटरेरी वर्क को उसमें ट्रांसलेट कर सकें, जो इमेजेस और साउंड और जो एक सिनेमैटिक टूल्स हैं। ये एक बहुत सवाल, क्योंकि ये एक बड़ा इनोसेंट एक इच्छा हो सकती है कि इतनी बड़ी बड़ी महान साहित्यिक कृतियां हैं जिस पर फिल्में बननी चाहिए, लेकिन उसके रास्ते में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कैसे उसे टैकल करते हैं, किन मुश्किलों से जूझते हैं। सुधीर भाई बताइए। जिस इलाके में, जिस प्रांत में जहाँ पे फिल्म मेकर का साहित्य से रिश्ता है, जहाँ ऑडियंस का साहित्य से रिश्ता है, मिसाल के तौर पे बंगाल, वहाँ तो बनती हैं। अब बंकिम चंद्र की हो, चाहे टैगोर हो, आप शरद चंद्र हो, है ना। तो अभी आप वहाँ तो अभी भी बनती है। अभी ऋतु अभी भी बना रहा था टैगोर पे, गुजर गया। हमेशा कुछ, इनफैक्ट बंगाल कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है वापस। और मैं बोलता हूँ थोड़ा खुद अपना भी लिखो, बट दैट यहाँ पे कुछ है नहीं ना रिश्ता। वो तो बनी तो है, चेतन भगत से रिश्ता है तो 3 फिल्में तो बनी है ना, नहीं बनी, तीनों बनी है ना। 3 इडियट्स बनी, काई पोचे बनी, एक और थी भाव गर्लफ्रेंड बनी, कुछ ऐसा बना ना। एंड वॉट एवर, आई मीन आई वेंट टू माई यूनिवर्सिटी इन सागर और मैंने हिंदी डिपार्टमेंट और वहाँ से पूछा कि कौन सी उपन्यास पढ़ते हो हिंदी की, तो बोले चेतन भगत। I'm not kidding. There's a documentary on me called Babaraman on YouTube. See it. उसमें कह रहे हो स्टूडेंट्स। तो अब वो पढ़ते ही नहीं तो हम कैसे कोई बने। ना वो पढ़ता है ना वो फिल्म मेकर भी तो ज़्यादातर उसी जहालत से जाते हैं वहाँ पे, है कि नहीं। That's one. 2, it is very difficult. It's not easy to transform a book into a film. मैंने बनाई पहली बार सीरियस मैन, मनु जोसेफ की उपन्यास। फिल्म आपने देखी, अगर नहीं देखी तो है नेटफ्लिक्स पे। तो उसको लिखना ज़्यादा मुश्किल है ओरिजिनल से, बिकॉज जो एब्स्ट्रैक्शन है ना लैंग्वेज का, कि अभी आपने मार्केस की किताब पे बन गया सीरीज, वो जब तक वो जिंदा थे उन्होंने मना किया था, बिकॉज हर आदमी का अपना मकॉन्डो है, हर आदमी की अपनी कल्पना है, उस एब्स्ट्रैक्शन में खूबसूरती है ना। अब अगर आप उसको कॉन्क्रीट कर देंगे बिल्कुल ही तो मुश्किल होता है। फिर हमको तो सिनेमा बनाना जब है तो हमको तो एक्शन चाहिए, हमको एक्शन से मतलब मूवमेंट चाहिए, हमको कुछ शूट करना पड़ेगा। तो हम क्या शूट करेंगे, कुछ कॉन्क्रीट शूट करेंगे ना। अब बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं, वो उस कॉन्क्रीट से फिर आपको दिमाग में अंदर भी और एब्स्ट्रैक्शन में ले जा पाते हैं।
So it's not an easy task. That's why they always say the book was better. Most of the time it is said the book was better. तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, उतना साहित्य लिखा नहीं जा रहा हिंदुस्तान में, और मेरे ख्याल से साहित्यकार की और फिल्मकार की रिश्ता एक है नहीं। और जिसको आप पैन इंडिया सिनेमा बोल रहे हो वो तो सभी बनाते हैं ना, गुजराती, मराठी, आंध्रा के। हम जो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ तो हमारे दोस्त तो सब जगह के हैं ना। वो कोई हिंदी अभी कुछ 5-6 जैसे अब टिशू है, विशाल है, अनुराग है, अपना अनुभव है, अभिषेक चौबे, कई अब यूपी उस तरफ के लोग आए हैं। तो लेकिन वो ज़्यादातर जितने आए हैं वो कुछ खुद भी राइटर्स हैं, तो वो अपने अनुभवों को ट्रांसलेट कर रहे हैं ज़्यादा। बट आई थिंक जितनी उपन्यास लिखी जाएगी, बट कोई बहुत आई डोंट नो, मतलब अगर उपन्यास को उपन्यास ही रहना, आई थिंक सिनेमा इज अ वेरी कैनिबलिस्टिक मीडियम। इट हैज डिस्ट्रॉयड मेनी थिंग्स। सॉरी, क्या जरूरत है आपको किताब पे फिल्म बनाने की? किताब को किताब रहने दो ना। किताब पर फिल्म बनाना तो सुधीर भाई एक चीज है, किताब की सेंसिबिलिटी की एक दुनिया को रचना। हाँ, आप उसकी सेंसिबिलिटी, उससे इंस्पायर होके उस माहौल से कुछ बने साथ में। तो लेकिन मैं देख रहा था वो 100 Years of Solitude में 3 एपिसोड्स देखे, मैं बहुत निराश हुआ यार, क्यों बनाया है इसको? अब ज्यादातर लोग इससे जानेंगे उसको, क्योंकि पढ़ेंगे ही नहीं। तो आप इंट्रूड कर रहे हो लोगों के पढ़ने में, मुझे ऐसा लगता है। सॉरी। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और ख़ासतौर पर हमारे यहाँ कम से कम अगर हम बरसों में बांटें तो 70-80 तक का या दशक का जो सिनेमा है, और ख़ासतौर पर जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा है, उसके जैसा कि आपने कहा कि एक किसी स्टूडेंट के बारे में कहा कि वो क्या नॉवेल पढ़ता है, तो वो चेतन भगत का पढ़ता था। उसी तरह आपने ही ये बात कही कि जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो भी कितने अपढ़, कुपढ़ और अनपढ़ हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, मैं ये जानता हूँ ऐसे लोगों के बारे में, और ये कहानियाँ मेरी बहुत सुनी हुई हैं कि राज खोसला एक बड़े ट्रांसलेटर पब्लिशर को कहा करते थे कि आ जाया करो शाम को बैठेंगे। तो ये जो शाम को बैठकी थी, वो चूँकि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो एक ट्रांसलेटर पब्लिशर थे, तो वो क्या नया लिटरेचर है, क्या किताब उसमें क्या लिखा है, वो बैठ करके शाम की बैठकी में राज खोसला को सुनाया करते थे। इस तरह से जो हमारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हुए, उन तक लिटरेचर, उसकी सेंसिबिलिटी कहीं किसी वाया मीडिया होकर के गुजरी। इस तरह से अगर हम देखें, जिस हिंदी समाज के लिए वो फिल्में बना रहे थे, उसकी दुनिया रच रहे थे, वो खुद भी इलिटरेट रहे। मेरा एक्सपीरियंस, एक जमाने में राइटर्स थे, B.R. चोपड़ा साहब का एक राइटिंग रूम था, हाँ, तो उसमें राही मासूम रजा, सतीश भटनागर, अख्तर मिर्जा, ये सब लोग थे। तो आप उस तरफ की फिल्में देखेंगे तो अंग्रेजी नॉवल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। एक राइटर है A.J. क्रॉनिन, आप देखिए तो उनकी फिल्में विजय आनंद ने बहुत सारी बनाई हैं। आप तेरे मेरे सपने देखिए तो वो आप चाहे वेंडेटा देखिए, आप चाहे बियॉन्ड दिस प्लेस, एक विजयानंद साहब की फिल्म है। बहुत सारी फिल्में तब उस स्ट्रक्चर पे बनती थी, वो एक अंग्रेजी नॉवल से। वो क्योंकि राइटर जो थे वो सारे उस फन से वाकिफ थे, और वो उधर से इंस्पिरेशन लेते थे, वो कॉपी नहीं करते थे। एक तरह का इंस्पिरेशन है। तो आप उस जमाने की बहुत, ख्वाजा अहमद अब्बास हुए, इस तरह के लोग थे ना, तो वो पढ़ते थे और फिर कुछ तब्दील करते थे उसको स्क्रीन प्ले में, फिर फिल्म मेकर बीच में आता था। तो तब बहुत इस तरह से, जिसको आप इंस्पिरेशन बोल रहे हैं ना, वो बहुत हुआ इंग्लिश नॉवल का, स्ट्रक्चर का, टॉल्स्टॉय का, रशियन नॉवेल्स का बहुत असर है हिंदुस्तानी सिनेमा पे। शेक्सपियर का तो बहुत ही है। इसका मतलब अच्छा लिटरेचर, अच्छा डायरेक्टर और अच्छी फिल्म बन सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि लिटरेचर और सिनेमा का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने मनु जोसेफ की नॉवल पे बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार सिनेमा जो है हमेशा बनाना नहीं चाहिए। हमें किताब को, इट्स जस्ट आई एम अ फेल्ड नॉवेलिस्ट, सो आई जस्ट काइंड ऑफ you can. It depends on the Godfather, novel as well. often bad books become great films. Often. We know those examples, but I'm sure there are good
अभी निकल बॉय जो आई है उसमें रिव्यू आया है कि इट्स बेटर देन द बुक. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि दूसरी भाषाओं टिंड्रम में बनी है, ग्रास की गुंडा ग्रास की नॉवल है टिंड्रम, ऐसा नहीं है. हमारे देश में भी अलग अलग भाषाओं में बनी है. ये हिंदी सिनेमा एक अलग बीस्ट है. आई थिंक इसकी इसको समझना और इसकी प्रॉब्लम्स को सही मायने में कह पाना. ये अगर आप टैगोर को पहुंचने के लिए आपको फिल्म की जरूरत है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, कोई बुराई नहीं है. और यहाँ पर देखिए सुतपा आप ही के पास आ रहा हूँ. हाँ, क्योंकि खुद आप दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर के इस पर बहुत जद्दोजहद की और मुझे मालूम है कि इरफान भाई नया क्या पढ़ते रहे, क्या नया आ रहा है, किस किताब पर कुछ बनाया जा सकता है, ये आप दोनों मियाँ बीवी बहुत इस पर उदय प्रकाश के साथ बहुत काम. हाँ, उदय प्रकाश के साथ जैसे आज वो होते उदय जी तो उस पर भी बात होती. लेकिन बताइए, ये सब बातें सुनते हुए आप लोग, आपने और इरफान भाई ने जो लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म करने या उस पर कुछ करने की जो कोशिशें की, वो कहाँ पहुंची और उसके फ्रस्ट्रेशंस या खुशियाँ क्या हैं? नहीं, मेन तो ये है कि कोई लेखक मिलना चाहिए. जैसे सुधीर भाई ने कहा, आई अग्री सिर्फ उतने पोर्शन पे कि हमारे राइटर्स इतने केपेबल, परहैप्स द स्क्रीन राइटर्स इतने केपेबल शायद कई बार नहीं होंगे जो ओरिजिनल स्टोरी को सुपरसीड कर पाए. वो एक मुश्किल रहता है कि जब आप एक नॉवल पढ़ते हैं आपको बिल्कुल रात को नींदें नहीं आती हैं, क्या मेरा स्क्रीन प्ले वैसा ही है? तो ये सवाल आप खुद से खुद करते रहते हैं ना कि उतना केपेबल आपका स्क्रीन प्ले होना चाहिए, जो कि एक अच्छा काम है, उसको और अच्छा बनाए. नहीं तो क्यों बनाए, जैसे सुधीर भाई ने बोला. लेकिन मेरा एक सुधीर भाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती इस बात में कि मुझे लगता है कि ये कोई मतलब कंपटीशन नहीं है कि हम पढ़ना का हैबिट वो कर देंगे इसलिए हमें नहीं बनानी चाहिए. हमें तो पहुंचानी है बात. और अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आजकल के, कैसे भी करके कोई अच्छा काम जितनी दूर तक, जितने जनों तक पहुंचे, वो अच्छी बात है ना. इसमें क्या बुराई है? मतलब हम उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों करें कि वैसे जैसे कि हम वो पिक्चर नहीं बनाएंगे तो लोग पढ़ना शुरू कर देंगे. जो नहीं पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ेंगे. तो बात जो है, अगर हम आप पहुंचा सके हम जितने ज़्यादा लोगों तक, और वो सिनेमा ही कर सकता है. वो अभी के समय पे लिटरेचर नहीं कर पा रहा है, आज की जनरेशन नहीं पढ़ती है, इट्स अ फैक्ट. तो आप अगर कोई अच्छे उपन्यास जो पहले हम सब ने पढ़ा है, एंजॉय किया है, और आने वाली जनरेशन को वो हम प्रेजेंट कर सके, तो क्यों नहीं करें? वो मेरा सवाल था सुधीर भाई. नहीं, वो किताब नायपॉल बहुत अच्छे से कहते हैं. हाँ. मैं अपनी किताब दे देता हूँ, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ. किताब का अपनी जगह, फिल्म की अपनी. उसको आप ये देखिए मत कि इस पे बेस्ड है. इट्स अनदर वर्क ऑफ आर्ट. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन समथिंग, ऑन रियलिटी, ऑन माई एक्सपीरियंसेस. हम तो वी टेक फ्रॉम, कोई इजाद तो नहीं किया ना कहीं से, हम ऊपर से तो नहीं उतर के आए. तो हर चीज़ कहीं ना कहीं से ले. इट्स नॉट वेर यू टेक इट फ्रॉम, इट्स वेर यू टेक इट टू. मैंने नहीं कहा, किसी बड़े आदमी ने कहा. तो कहाँ पहुंचाते हैं आप उसको, उस बात को आप कहाँ, आप स्रोत से लेके कहाँ ले जा सकते हैं? अगर हम क्राफ्ट और किसी अच्छे काम की बात कर रहे हैं, वैसे अगर कन्वेंशनली आप राइट्स लेके फिल्म में रीमेक बनाते रहो, वो एक अलग धंधा है. नहीं, वो नहीं सुधीर भाई. मैं फिर से बोल रही हूँ. जैसे तिरिच बहुत इरफान करना चाहते थे, और हमने तिरिच पर बहुत सारे राइटर्स को ट्राई भी किया, वो बात ही नहीं बनी. तिरिच की जो एक फील है ना, वो कोई राइटर ला ही नहीं पाया. हाँ, तो वो फिर हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया. ऐसे कई सारे कहानियाँ हैं जिन पर हमने कोशिश की और ड्रॉप किया. और लेकिन क्योंकि अगर तिरिच पढ़ के हमें जो अनुभव हुआ पिक्चर में, उसमें चार बिकॉज इट्स इन्वॉल्व्स मोर सेंसेस, राइट? सिनेमा एज ए मीडियम. तो अगर हम उस मीडियम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उसकी बात को वो कर पाए, तो उसका मतलब है. अदरवाइज क्या है, हम रात को हमने मेरी खराब, अगर मैंने सीरियस मैन बनाई, उससे जजमेंट मनु जोसेफ पे नहीं होना चाहिए. हो सकता है मैं खराब फिल्म बनाऊं, तो इसका मतलब थोड़ी ना सीरियस मैन ग्रेट बुक है ना. आई बिकेम अ बेटर फिल्म मेकर बिकॉज आई स्टार्टेड delving into Manu Joseph's mind. But I didn't copy him. I tried to understand his head कि वो कर क्या रहा है. उसकी तो आपको उधर से, और वो बैठे थे मेरे बगल में, ये देख रहे थे कि मैं उनकी किताब के साथ क्या कर रहा हूँ. एक बार भी नहीं बोले कुछ, सिर्फ वो देखना चाहते थे ये प्रोसेस क्या है, तब्दील जब होती है किताब, है ना. तो वो मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जजमेंट पे मत पहुँचना 100 years ऑफ सॉलिट्यूड के ये ख़राब सीरीज़ देख के, बस इतना कह रहा हूँ. कौसर, आप कहिए क्या एज अ राइटर भी जब आप लिटरेरी वर्क को कभी ऐसा कोई काम आता है, तो
आखिरकार दोनों ही चीज़ें, चाहे सिनेमा हो चाहे वो साहित्य हो, लिटरेचर हो, वो समाज को ही तो दिखा रहा है, या उसका सब्जेक्ट तो सोसाइटी ही है। तो एज ए राइटर जब आप उसी किसी लिटरेरी वर्क को अप्रोच करती हैं, तो ये जो प्रेशर है कंज्यूमर का या व्यूअर का या ऑडियंस का, वो कितना इस पर काम कर रहा होता है, और इससे अच्छी खासी मंशा भी बदल जाती है या करप्ट हो जाती है। कोई भी काम हो, अगर व्यूअर या प्रोड्यूसर या किसी भी और का प्रेशर लेके, अब तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब प्रेशर या किसी के लिए अगर आपको लिखना हो, या आप इसको खुश करने के लिए या उसको अपीज़ करने के लिए लिख रहे हैं, तो फिर वहीं पे आप वहीं से गड़बड़ है। तो वो एक तो फ्रीडम नहीं है, और फिर वहीं पे वही नियत वाली बात आ गई कि ये है कि फॉर्म और रेलेवेंस। तो जैसे सुधीर भाई कह रहे थे कि जो कहानी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो फॉर्म है वो उसे बताएगा कि भाई मुझे अब कैसे होना चाहिए, आप मुझे कैसे कहिए। तो सिनेमा का अपना फॉर्म है, लिटरेचर का अपना फॉर्म है, साहित्य का, कविताओं का अपना फॉर्म है। वो बिल्कुल जो प्रोज उपन्यास लिखने वाले हैं, कभी कभी उनको जो शायरी, कविताओं का, पोइट्री का एब्स्ट्रैक्शन होता है, वो उनको लगता है कि भाई इसको कैसे हम ढालें और कैसे इसको एक गाने का फॉर्म दें। तो वो भी बहुत मुश्किल है। कितने उम्दा, बहुत बड़े उम्दा नामचीन शायर रहे हैं जो हिंदी फिल्मों में लिरिसिस्ट, बतौर लिरिसिस्ट नहीं कामयाब हो पाए। अख्तर उलमान इसलिए कामयाब नहीं हो पाए कि जो वो एक क्लासिकल लिटरेरी फॉर्म ट्रेडिशन में लिख रहे थे। जब कोई मैं स्क्रीन राइटर हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ, कहीं मैं कभी जाती हूँ और कोई अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले के शायर या कवि, वो नहीं, वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैं लिरिसिस्ट हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी दैट। वो मैं अच्छा काम अगर अपने हिसाब से तो अच्छा ही करती हूँ, और ये नहीं कि आज मैं एक बुरा गाना लिखूँगी, लेकिन जो शायर हैं, जो कवि हैं, वो बहुत मुश्किल है। तो वो फॉर्म की बात है। तो इसीलिए जैसे सुधीर भाई कह रहे थे कि समटाइम्स अ बैड बुक मेक्स अ गुड फिल्म, बिकॉज परहैप्स दैट स्टोरी इट्स लेंडिंग इटसेल्फ बेटर टू दैट फॉर्मेट। दैट्स वन थिंग। एंड द सेकेंड इज़ रेलेवेंस। कोई भी कहीं का भी शेक्सपियर हो, वो तो हमारे यहाँ हर साल रोमियो और जूलियट कई बार बनती है, कई फॉर्म्स में बनती है, कई तो वो बनती है, वो तो एक टाइमलेस कहानी है। लेकिन उसका फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेलेवेंस क्या है? देवदास बनती रहती है। शेक्सपियर ने भी चोरी की। अब जो अनुराग कश्यप ने देवडी बनाई, वो बिल्कुल ही उसका जो रेलेवेंस था, फॉर्म था। सो दैट इज फैसिनेटिंग अबाउट सिनेमा। दैट्स व्हाट आई लव। If you can do that, you know. Yeah. कहते हैं कि गालिब का था अंदाज़े बयां, है ना? तो वो अंदाज़े बयां है ना? और बिल्कुल। What is it? What is content is a difficult what thing. is your editorial? गालिब जिस What are you वो bringing? नजरिया जो गालिब था वही तो गालिब थे, नहीं तो उस मौजू पे तो बहुत लोग लिख रहे थे। हाँ, तो ये जो, चूंकि ये इलाहाबाद की ज़मीन पर साहित्य और सिनेमा की चर्चा बहुत ज़रूरी थी, और ये सेगमेंट हम लोग अभी इधर वाइंड अप करेंगे और हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सब तो कहानियाँ सबकी सुनी हुई हैं कि किस तरह से मुंशी प्रेमचंद भी फिल्मों में हाथ आजमाने गए और कुछ टाइम तक रहने के बाद वो वापस आए, और जो फिल्में बनी भी कुछ लिटरेरी कृतियों पर, उनके बारे में भी दर्शकों की अपनी राय, अपनी आलोचना भी रहती है। तो ये भी एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर्स, राइटर्स के बीच से निकलकर ये चर्चाएं हमारे सामने आ रही हैं। हम अब इस सेशन को करीब करीब अब इख्तिताम की तरफ, आखिरी की तरफ ले जाएंगे। आखिर में हमको एक छोटा सा विषय और हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, वो है फिल्मों में जो भाषा है और उससे जो एक प्यूरिटी की उम्मीद या उसमें कोई करप्शन, इस पर एक क्विक रिएक्शंस की जो भाषा इस्तेमाल हो रही है फिल्मों में, उसमें एक ख़ास तरह की प्यूरिटी की जो मांग है, वो कहाँ ले जा रही है हमारे? तो किरदार की भाषा होती है। बिल्कुल, किरदार की, कहानी की, और वही प्योरिटी है, फिर वही सच्चाई है। अगर तवाइफ भजन गाए तो वो मुनासिब नहीं है ना, तो हाँ, तो फिर
इज एब्सोल्युटली राइट। वो किरदार की ज्यादातर अनलेस आपने बनाई हो कोई जैसे चेतन साहब ने बनाई थी, कैफी साहब ने लिखी थी पूरी एक प्रोज पोएट्री में पूरे एक हीर रांझा जब बनी थी, तो फिर उस तरह की कुछ फिल्में हो सकती हैं, पर ज़्यादातर तो एक किरदार की ज़बान होती है। और आम अब क्योंकि करंट जो अब लोगों में ही ज़बान और बारीकी रही नहीं, तो एक तरह की भाषा बोल रहे हैं लोग, एक एब्रीविएशन में बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश और कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, तो वो अब वो फिल्म जो यंगर फिल्म मेकर होगा उसकी फिल्म में वो ज़बान आएगी। और कम्युनिकेशन की ज़बान होनी चाहिए जो श्रुतपा, आप क्या कहती हैं इस पे? मुझे यही लगता है कि प्योरिटी जो है ना उसकी कोई डेफिनेशन एक्चुअली होती ही नहीं है, वो बदलती रहती है। इन द सेंस कि आज के समय में जो हम बिकॉज सिनेमा का काम है कम्युनिकेशन, वो लिटरेचर में आप रखिए उसको, ये फॉर्म अलग है, हमारी इसकी भाषा अलग होगी। ऐसे तो नहीं हो सकती कि मतलब जो 10 साल पहले भाषा के हिसाब से जो करेक्ट था हम उसी को लेके चले। तो ठीक है, हमारा ये सेशन अभी ज़्यादा लंबा कीजिए। मैं इस टॉपिक पे मैं कविता सुनाने वाली है क्या? बिल्कुल। हैं? इसके पैसे कुछ लगेंगे? लेके आई थी 18 रुपए लगेंगे। तो ये आई नेवर रिमेंबर माई ओन थिंग्स, बट ये बोली ही है, छोटी सी कविता है। आज मेरे शेर का एक मिसरा दूसरे मिसरे से लड़ गया, किसी अंग्रेजी लफ्ज़ की एंट्री पर दरबान बनकर अड़ गया। नहीं जाने दूंगा इस बदजात को अगले शेर तक, उर्दू शायरी में कहाँ से आ धमका ये कमबख्त। दूसरा मिसरा भी ऐठा, पालती मारकर ऐसा बैठा, बोला वाजिब है मेरा मॉडर्न शेर, ज़रा माजी पर नज़र तो फेर, सुन ए उर्दू के रखवाले, पहले फारसी से विदा ले, तुर्की अरबी को शुक्रान कर, संस्कृत को किनारा दे। समरकंद से दक्खन तक अफराद का दरिया है तू, बस एक रेख्ता का ही नहीं बहुतात का ज़रिया है तू। सुन पहला मिसरा कुछ कुछ लर्जा, अपनी जगह से दमभर फिसला, कहा ठीक है ज़्यादा स्मार्ट न बन, ज़्यादा भाव न खा तो रम न बन, कसूर हम दो मिसरों का नहीं, ये औरत ही दीवानी है, ना उर्दू की ना हिंदी की, कहती है मेरी ज़ुबान हिंदुस्तानी है। तो आओ यारों तुम्हें सुनाए बोली हिंदुस्तान की, उत्तर की और दक्षिण की, कोंकण की और उत्कल की, पूरब की और पश्चिम की, इस तट की और उस तट की, हज़ारों धारों का संगम है एक ज़ुबां हिंदुस्तान की। वाह क्या बात है। और बज़्म विरासत का भी यही मकसद और यही लक्ष्य और यही उसके पीछे स्पिरिट है कि हम अपनी इस विरासत को, इस ट्रेडिशन को, इस लेगेसी को समझें, आगे ले जाएं। ये नहीं कि शुक्रवार को पैदा हुए और रविवार को बाढ़ आई, बोले कि ज़िंदगी में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं देखी। तो सवाल अभी हाउस के लिए खुला हुआ है, आप सवाल पूछ सकते हैं, 3 सवाल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो माइक दीजिए। हाँ जी। जो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा के ऊपर जो आप लोगों ने गुफ्तगू की, तो उसमें 2 या 3 चीज़ें समझ में आई। एक तो ये है कि मिडल ऑफ द रोड सिनेमा का मतलब कि उसकी मास अपील हो, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो और उसकी कमर्शियल वायबिलिटी हो। मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया। आप लोग में से 3 ऐसे हैं जो कि डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, यानी पिक्चरें खुद बनाते हैं। किसी ने ये भी कहा कि हमारी ये पर्सनल जर्नी होती है। तो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, मेरा सवाल यह है कि मिडल ऑफ द रोड सिनेमा बनाने के पहले ये तय किया जाता है कि हम मिडल ऑफ द रोड सिनेमा बना रहे हैं, या जब फिल्म या ये पिक्चर बन जाती है फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देखने वालों की आ जाती है, उसके बाद आप तय करते हैं कि ये मिडल ऑफ द रोड सिनेमा था या नहीं? जो भी फिल्म मेकर इसका जवाब देगा झूठ बोल रहा है। पहले प्रोड्यूसर ऑडियंस होता है, जो पैसे दे रहा होता है, तो वो डिसाइड करते हैं क्या है, फिर वो बजट निर्धारित करता है। क्योंकि अगर मिडिल ऑफ द रोड नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बस आप बन जाती है फिल्म। क्योंकि मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा अगर कॉन्शियसली आप बना रहे हैं फिर तो आप एक कमीशन फिल्म मेकर हैं, फिर वहाँ जर्नी वाली बात खत्म हो गई कि मैं अपनी आप अपनी चीज बनाने जा रहा हूँ। वही ना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर तरह के होंगे ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहे हैं। और इरफान भाई आपने 3 सवाल कहे, लेकिन एक दूसरे सेगमेंट पे बस एक 3 सवाल नहीं, रोशनी है, एक व्यक्ति को 1 सवाल। बस एक सवाल और कर लें, क्योंकि यहाँ पे विकास स्वरूप भी हैं, हमारे 1 साल सीनियर थे। साहित्य और उस पे बनाई गई पिक्चरों की जब बात हुई तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जिसने चेतन भगत को पढ़ा है
जब वो 3 इडियट्स या 2 स्टेट्स वो देखता है, क्या आपको नहीं लगता है कि पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है उनके मुकाबले जिन्होंने की पिक्चर जा करके देखी है? क्योंकि जितने लोगों ने पिक्चर देखी है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो फिर ऐसे में इस बात I'm just saying the novel has its own place. गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने जो भाषा के विषय में बात करी उसमें एक टिप्पणी थी, बहुत बार हम लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसको पुनः हिंदी में करते हैं और जो ओरिजिनल शब्द होता है बदल जाता है। इवन हम अपने भगवानों का नाम भी चेंज कर देते हैं और इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। बच्चे लोग गणेश को गणेशा बोलते हैं, तो क्या ये उचित है? साउथ में कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे? तो गणेश को आप कैसे तलफ़ुज़ आपका क्या है? हिंदू देखिए, तो फिर वो आप देखिए, आप वो फिर से जोर से बोलिएगा। तो ऐसा अब मैं कह रहा हूँ, एक नॉर्थ इंडियन भी गणेश जी हैं, गणेशा आधा होता ना साउंड संस्कृत में। इनफैक्ट वो जो ए है वो इस वजह से लगाया गया था, अब उसको आ कर दिया सबने, तो उसकी गलती वो लगाने वाले की नहीं है। गणेशा नहीं, गणेशा नहीं, उसका तलफ़ुज़ गणेशा होगा। अब आप तलफ़ुज़ गलत कर रहे हो। अंग्रेजी में बहुत बार तलफ़ुज़ के हिसाब से आप लिखते नहीं हो ना। तलफ़ुज़ और लिखना और राइटिंग अलग है। सर आदाब, मैं आपका एक जुमला जिसमें आपने कहा कि ज़ुबान किरदार की हुआ करती है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इब्राहिम अलकाज़ी साहब जो NSD का एक सुनहरा दौर हुआ करता था, जहाँ ज़ुबान की तालीम और तरबियत के लिए गेस्ट ऑफ फैकल्टी के तौर पर फैज़ अहमद फैज़ बच्चों को सिखाने के लिए आया करते थे, तो उस दौर से इस दौर तक पहुँचने में जो ये गैप आया है, लिटरेचर या ज़ुबान जो प्राथमिकता हुआ करती थी, जो हमारी प्रायोरिटी हुआ करती थी, वो कहीं दोयम दर्जे पे चली गई है। इस पे मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। आप तो सही कह रहे हैं। चली गई है तो हमें अगर आप सिनेमा की ज़बान की बात कर रहे हैं कि ज़बान पर से ज़बान अगर ख़त्म हो जाएगी, अगर उससे जो उसकी उसमें फ़र्क महीन जो होता है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपकी समझ पे असर पड़ेगा। तो लोग कम समझदार इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी ज़बान में अर्थ ढूंढने के शब्द ही नहीं है उस अर्थ के। तो ये तो हिंदुस्तान की परेशानियाँ ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया की है ना। ये अलग किस्सा है जो आप कह रहे हो फैज़ साहब को, है ना, कि फैज़ साहब को पढ़ना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने कभी कहा? मैं कह रहा हूँ जो आप फिल्म बनाएंगे तो अगर उसमें कोई बम्बई का टैक्सी ड्राइवर है, अगर आप धारावी ध्यान से देखें तो जब अपनी माँ से बात करता है तो वो अवधी में बात करता है, जब अपनी बीवी से बात करता है तो बम्बैया से बात करता है, जब अपने दोस्तों से बात करता है तो कुछ उनको समझ में आए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है। तो वो होना पड़ता है जब आप फिल्म बना रहे हो एक तरह की। हाँ, मैं अपनी तरह की फिल्म की सिर्फ बात कर रहा हूँ। टिशू की फिल्म में अलग हो सकता है, किसी की फिल्म में अलग हो सकता है, नंदिता की फिल्म में अलग हो सकता है। बट अगर फैज़ साहब एक्टर्स को पढ़ाने आते थे और ज़बान की बारीकी समझाते थे, तलफ़ुज़ समझाते थे, उसका वज़न समझाते थे, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगी कि ज़ुबान किरदार की होती है और इस पर ये बोझ नहीं होना चाहिए, या तो प्योरिटी का या ज़ुबान का लाइन। भीखू मात्रे बम्बई का किंग कौन ही कहेगा, लेकिन हीरा मंडी बन रही है तो उसमें खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें खाना खाना चाहिए। सो वो तलफ़ुज़ वो दैट वहाँ पे उनको NSD जाके वो लेनी चाहिए ट्रेनिंग। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रही थी कि कई बार एक तो हमारा देश सिर्फ नॉर्थ इंडिया या हिंदी बेल्ट नहीं है। जब हम कोई फिल्म को किसी और जगह पे सिचुएट करते हैं फिर भी उसको होमोजेनाइज करते हैं, ये भी एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ सिनेमा है। और मुझे हमेशा लड़ना पड़ा है मेरे प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि फिराक जब मैंने बनाई तो वो गुजरात में बेस्ड थी, तो मैंने कहा नहीं, मेरे कुछ किरदार गुजराती में ही बोलेंगे, अब 2 गुजराती क्यों हिंदी में बोलेंगे?
या अभी मैंने ज़्विगाटो जो बनाई है वो उड़ीसा में बेस्ड है, तो दो उड़िया जब बात कर रहे हैं तो वो उड़िया में ही बोलेंगे, जब हिंदी भाषी आएगा उनके बीच तो वो लोग हिंदी में बोलेंगे। तो ये चीज़ हमने बहुत दिन, अब सबटाइटल्स क्योंकि हो सकती है OTT में, ये चीज़ मुमकिन हो पा रही है, लेकिन अभी भी हर चीज़ को हिंदीआइज्ड करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि ये पैन इंडिया है और देश के अलग अलग भागों में, बंगाली में जैसे बंगाल में बहुत सारी फिल्में सेट हुई हैं, लेकिन वो लोग सब एक एक्सेंटेड, ओवर एक्टेड, एक कैरिकेचरिश बंगाली लहजे में बात करते, जो कोई बंगाली इस तरह से बात नहीं करते। तो वो भी एक करप्शन ऑफ लैंग्वेज का हिस्सा ही है। अच्छा, मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल अभी हैं, लेकिन हम बहुत विनम्रता से आपसे माफ़ी चाहेंगे। ये अच्छी बात है कि एक सेशन जी, अच्छा माइक प्लीज। तो तिशु ने कह दिया राइटर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, तो मैं राइटर के तौर पे ही बात करूँगी। तो आप लोगों ने बात की ब्रेवरी की, अपनी कहानी कह पाने की, और फिर आपने ये भी कहा कि अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं मिलता जो वो काम कर सके। मैं ये पूछना चाहूँगी, आप तो सब हर तरफ रह चुके हैं कैमरा के, स्क्रिप्ट राइटर को फ्रीडम कितना होता है? जब स्क्रिप्ट राइटर लिखना शुरू करता है तो उसके कितने माँ-बाप होते हैं? इसका एक जवाब मैं दूंगा। हाँ जी, एक सवाल के तौर पे, उसका जवाब भी तिशु देगा। कितने राइटर हैं जो आपके पास आते हैं कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, फेड इन से फेड आउट तक? ये तो राइटर डायरेक्टर हैं, इनको तो जवाब दो ना। हाँ, ये खुद राइटर डायरेक्टर हैं, इनके पास ना कोई आता है ना ये किसी को बुलाते हैं। बड़े राइटर की, अच्छे राइटर की हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है। पर मैं आपको बताऊं, Can I अगर add to आप, that? बहुत जरूरत है, और बहुत ये ना माने कि पहले नहीं थे, कि गंगा जमुना में भी राइटिंग थी, है ना कि नहीं थी, कि इवन पॉपुलर सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, अपने तरीके से मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था कि राइटिंग नहीं थी। अगर आज भी एक बड़ा, लोग तो मुझे हर तीसरे दिन फ़ोन करते हैं, यार एक राइटर तो है। नहीं, बट जो हम फेस करते हैं, बिकॉज आई वर्क एज अ राइटर एंड वी कॉन्स्टेंटली फेस lack of support from the director. I think since you all would agree, film is a collaborative thing. It's not one person cannot do it. If you don't, या तो वो तालमेल हो राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर में, तो फिर वो फिल्म बन जाती है। तो a lot of it is just right people coming together. ये झगड़ा राइटर डायरेक्टर का बहुत होता रहता है। तो lot of writers then say that instead of the directors effing up my work, let me do it myself. Yeah. So a lot of writers become directors because they don't like how the directors treated their work. तो बहुत लोग तब्दील होते हैं उसमें, और वो अच्छी बात है ना, उसमें क्या बुराई है? No, absolutely. मतलब क्योंकि लेकिन हर डायरेक्टर को राइटर नहीं बनना है। डायरेक्शन इज एन एक्ट ऑफ, अब मैं डायरेक्टर की तरफ से बोलूँ, डायरेक्शन इज एन एक्ट ऑफ री राइटिंग। अब मैं, आपकी किस्मत है कि मैं अच्छा री राइटर हूँ कि बुरा हूँ, अगर मैं आपका था, बट इट इज एन एक्ट ऑफ री राइटिंग। आई कैन नॉट कवर योर वर्क, ऐसा इधर डायलॉग में, वो तो टीवी टाइप हो गया ना। तो अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे तो उसको री इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसको मुझे री इमेजिन करना पड़ेगा। अब मैंने बुरा री इमेजिन किया, अच्छा री इमेजिन किया, वो मैं, काबिलियत मेरे पे निर्भर है, मैं खराब भी हो सकता हूँ ना, वो आपकी किस्मत। पर ऐसे बहुत अच्छे राइटर्स होंगे जो शायद किसी डायरेक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े देश में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अच्छे राइटर्स हैं ही नहीं। अगर हम लोगों को नहीं मिल रहे, इट्स ऑल्सो लॉट अबाउट हसलिंग। एट द एंड ऑफ द डे हिंदी फिल्म, सच्चाई तो ये है कि ये एक बिजनेस भी है। ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म की हर अच्छी चीज को जगह मिलेगी ऐसा नहीं है। Not only Hindi films. But largely. Bernardo Bertolucci told me, who is a film director, he who can get money to make a film. Of Then course. we'll decide who is the better or worse. Sure, I mean as a medium ही उसका एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो मुझे लगता है ये चर्चा तो चलती ही रहेगी, ये हम लोग फिर आगे भी करेंगे। अभी हाँ, हमें अगले सेशन की तरफ भी जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, और किसी भी ऐसे पैनल डिस्कशन का, किसी भी सेशन की शायद कामयाबी ये होती है कि आपके मन में सवाल खड़े करें। बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया है, उसके लिए ताली बजाइए। इसने ये सब आयोजन किया, ये सब उसकी वजह से है।
और बिल्कुल, आपके बिल्कुल। सवाल के जवाब वो दे सकते हैं बहुत। हाँ, और ये बज़्म विरासत में इस तरह के सेशंस आगे भी आपके लिए लाइन अप हैं। और मैं तिग्मांशु धूलिया का, अपने दोस्त तिग्मांशु धूलिया और बज़्म विरासत ऑर्गेनाइजर टीम का, इलाहाबाद के सभी दोस्तों का, आप सभी आगंतुकों का बहुत दिल से आभारी हूँ कि आपने इतने धैर्य के साथ, धीरज के साथ इस सेशन को सुना। चूँकि समाज में सवालों की एक आलोड़न और एक टर्मोइल से समाज गुजर रहा है और सिनेमा भी गुजर रहा है, तो आपके मन में इन सवालों का आना बहुत लाजमी है। और तब तो और भी जब प्रैक्टिसिंग लोग आपके सामने हों। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला बज़्म विरासत का इसी तरह आगे चलता रहेगा और इस कार्यक्रम की सफलता की यही एक पहचान, एक गारंटी है कि किस तरह ये इन सवालों को इस सेशन में, आगे के सेशंस में भी उठाया जाएगा। मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नंदिता दास, आपका, सुधीर भाई, आपके रहने से ये पैनल बहुत ही वाइब्रेंट और ये डिस्कशन मैं आभार प्रकट करता हूँ ऑडियंस का भी। उन्होंने बहुत अक्लमंद ऑडियंस है और जिन्होंने किसी ने भी फला फला एक्टर की, फला फला की शादी के बारे में सवाल कुछ भी नहीं पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं शुतुबा का बहुत बहुत आभारी हूँ। शुतुबा, आपके आने से ये पैनल की शान बढ़ी। और कौसर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले सेशन।